ठीक है जनाब, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है इसकी और स्टार्ट लेते हैं। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को दोबारा? जी बिल्कुल तारिक भाई। ठीक है, स्टार्ट। आ रही तारिक भी नजर आ रही है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को करने की वजह यह है कि आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका थोड़ी हिस्ट्री, पोर्टफोलियो की, और आगे अगले साल या 1-2 साल में उसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्या अर्निंग पर शेयर हो सकती है, या करंटली कितना स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, इसका आइडिया हो जाता है। ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म पे जब एनालिसिस करते हैं या लॉन्ग टर्म पे जब इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़ाना की ट्रेड के लिए भी अच्छी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो रिस्क बहुत कम होता है उसमें। इसके स्टार्ट लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि एक एग्जामिनिंग होती है इसमें इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की किसी भी स्टॉक के, जिससे हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इसके पास फंड्स कितने हैं और इसके पास अभी रेशोज क्या चल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, जिसको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस में तकरीबन सारी वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इफेक्ट करती हैं किसी भी स्टॉक की वैल्यू की, और उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब मैनेजमेंट के, उसके ऑपरेशंस के, उसके प्लांट ऑपरेशंस के, उसके फैक्ट्री के, जो भी इसके ऑपरेशन की नौइयत होती है, ये उस पर इम्पेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव में होता यह है कि न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं, जैसे कि पी रेशो, पीबी रेशो, डिविडेंड यील्ड, इस तरह की। क्वालिटेटिव जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है फिक्स एसेट टाइप की चीज़ों पे, जिसमें आप उसके प्लांट की साइजिंग, कोई नया प्लांट ऐड हो रहा है, प्लांट बंद हो रहा है, यानी कि, और इसमें जैसे कि अभी लोटे केमिकल की न्यूज़ थी कि उसका प्लांट बंद हो रहा है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में चला जाता है। और क्वांटिटेटिव आपकी जो डिजिट्स को होता है, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, इसके अलावा मजीद जो रेशोज होते हैं। तो दो अप्रोचेस होती हैं जिसको फॉलो करके हम ये फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। जैसे टॉप डाउन शुरू करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने से पहले। आप मुल्क की इकोनॉमी को देखते हो, उसके बाद आप उस सेक्टर को देखते हो, और उसके बाद आप कंपनी को देखते हो। ठीक है, या फिर आप कंपनी से शुरू करें, फिर सेक्टर पे जाएं, फिर इकोनॉमी पे जाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको इकोनॉमी एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सपोर्ट कितनी है, इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स की जो बाय रेट है यानी कुव्वत खरीद है लोगों की, वो क्या है, कितनी है, जो बिजनेस है वो एक्सपेंडेबल है, कंडीशन उसको फेवर कर रही हैं एक्सपेंड करने के लिए या नहीं है, या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी, अपनी स्पेंडिंग और उसका अपना डेफिसिट है वो कितना है। इकोनॉमी के एनालिसिस इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और ये उसके इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे जीडीपी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, जैसे आजकल बहुत इशू रहा है एक्सचेंज रेट का, अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस की एक्सपेंशन को, मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारा टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हमारा टेलीकॉम सेक्टर हो गया, और या हमारे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे हमारी सड़कें और ज़राए आमदोरफ्त होगा, ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को या नहीं कर रहे हैं। करंट सिनेरियो हम इकोनॉमी का देखेंगे यहाँ पे ना, अपने पाकिस्तान का ही हमने एक चार्ट बनाया है, इसी जैसे हमने पॉइंट पीछे डिस्कस किए थे, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड। अच्छा, ये जो चार्ट है 1500 या 100 1000 जो है ना, ये सिर्फ इसलिए डिजिट ज़्यादा रखे हैं
ताकि बार आपको विजिबल रहे। इसका मतलब है 5%, इसका मतलब है 10%, इसका मतलब है 15%। जीडीपी इस वक्त हमारी 2018, ये 2018 से रिलेटेड है, 2019 है, ये 2020 है। 2018 में हमारी 5.5 थी जीडीपी, 2019 में ये हो गई कोई 3 पॉइंट समथिंग, और अभी ये -1.5 है 2020 में। इसके बाद देखें इन्फ्लेशन हमारी 2018 में हमारी इन्फ्लेशन थी कोई 6.25%, सॉरी 4, 3.5, 4%। उसके बाद ये आ गई कोई 6.5% पे, और फिर अभी ये 11%, 11.5% पे चल रही है। जैसे हम इकोनॉमी का सिनेरियो ले रहे हैं पूरा ना, इकोनॉमी के एनालिसिस की एक एग्जांपल है कि इस तरह से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे वो भी मैं लेकर आपको अभी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 2018 में? इंटरेस्ट रेट 10% था एंड में। उसके बाद 19 में हम 13.25 पे चले गए, और अभी 2020 में हम 8% पे। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी 2020 का डेटा अभी नहीं है हमारे पास। 2018 में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी 3.04, और अभी हमारी है 2019 में 3.02। ब्राउजर स्क्रीन पे आ गया आप लोगों की? जी बिल्कुल। जी आ गया। एक अच्छी वेबसाइट है जो इसके लिए डेटा गैदरिंग के लिए, इसको थोड़ा सा दोस्तों इस पे ये देखें आप, इस वेबसाइट पे ना आपने करना सिर्फ ये, अकाउंट फ्री का बनता है, इस पे फ्री अकाउंट बना लेना है। यहाँ से आपको लेटेस्ट डेटा डेली बेसिस पे साइट अपडेट होती है। देखें 12 जून जुम्मे को अपडेट हुई है। ABL की करंट प्राइस आ रही होगी। बुक वैल्यू क्या है इसकी रजिस्टर्ड में 78 है, और शेयर प्राइस 74 है, तो यानी कि इक्वल है। कोई इतनी खतरे की बात यानी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो 1 या 1 से नीचे इसकी रीडिंग आई। तो बुक वैल्यू यानी प्रॉफिट टू बुक रेशो हमारा इसका 1 से नीचे बनेगा। इसके बाद EPS इसका क्या है 12.32। डिविडेंड प्रॉफिट टू बुक रेशो जैसे मैंने कहा था कि 1 से नीचे बनेगा। देखिए 0.96 इसका PB रेशो आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। करंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड किया तो ये PB रेशो आ गया। PE इसका 6.07 है, यही मुनासिब है ABL का। इसके अलावा डिविडेंड पे आउट इसका 64.91 है। इंडेक्स में वेटेज इसकी 2.75 माइनस आर इंडेक्स इसके रेट की वजह से 2.3 पॉइंट नीचे गया। ये सारा इस पे अच्छी डिटेल वेबसाइट है और अच्छा डेटा है, यानी कि लाइव डेटा है आपके पास डेली बेसिस पे। इसमें आप PB रेशो, PE रेशो जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस भी की, आप प्रैक्टिकली और विजुअली इसको एक ही साइट से देख सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल बोलें। तारिक भाई मैं ये पूछ रहा था कि बैलेंस शीट को देखकर हम पर्सनली बुक वैल्यू, EPS एंड ये PB रेशियो कैसे निकालेंगे? वो ये बैलेंस शीट में भी दिखाता हूँ आपको ना, तो जी। बैलेंस शीट से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। तो फार्मूला जो आपने अभी स्लाइड पे फार्मूला दिखाया है ना, जी। वो फार्मूला यूज करके आप बैलेंस शीट से वो डेटा निकाल के फार्मूले में पुट करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, प्रैक्टिकली कोई स्टॉक का कर दिएगा प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे सिंगल स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये काफी कुछ इस पे दिखा देगा आपको। ROE जो हमने डिस्कस किया वो दिखा रहा है, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग, शरिया कंप्लाइंस है या नहीं है। इस पे मेरा अकाउंट जो मैंने बनाया हुआ लॉगिन शायद मैंने नहीं किया हुआ है, इस वजह से डेटा नहीं दिख रहा। लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। उसके बाद जैसे मैं देख रहा था, मैपल लीफ को देख रहा था शाम में, ये देखें तो सारा डेटा लाइव डेटा यहाँ पे
पी मैपल लीफ का 10.7 है, पीवी रेशो 0.59 है, मुनासिब है। ROE 5.5% है, नीचे 10 से तो इतना अच्छा नहीं है। और EPS 2.47 है क्वार्टर की। इसके अलावा अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जो हमने अभी इस पे स्लाइड में डिस्कस किया था। क्वार्टरली और तो ये डाटा तो SCS साइट पे भी ये सारी चीजें हैं ना? कौन सी SCS साइट है ना? हाँ वो है, लेकिन उसमें पता है क्या है, जो आप सिलेक्ट करते हो ना तो उसके हिसाब से वो, यानी कि आपने फर्स्ट करें पीवी रेशियो सिलेक्ट किया आपने कि भाई 1 का पीवी रेशियो सिलेक्ट किया, तो जितनी भी 1 वाली होंगी सारी आपको खोल के दिखाता है वो SCS पे। ऐसा है असलन पर्टिकुलर स्टॉक को खोलते हैं, उसकी ये सारी चीजें जैसे इधर दिखा रहा है वैसे उधर भी दिखा रहा है। पर्टिकुलर पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पे जब मैं गया था ना SCS पे, जी तो हर चीज उधर है क्या ये कोई स्टॉक खोल लीजिए इधर से पता चलेगा, वही खोल लें ABL। यहाँ से खोल लेते हैं इसको। ये हमें सिलेक्ट क्राइटेरिया पे ले जाते हैं, मैं खाली स्टॉक सर्च कराता हूँ, कहते जी क्राइटेरिया सिलेक्ट करो। जी यहाँ से ये साथ में ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा रहा होता है। सही। अच्छा DPS की साइट देखी आपने, dpspsx.com.pk? नहीं सर वो नहीं देखी। वो स्टॉक की अपनी है PSX की ना, तो वहां भी आ रहा होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे EPS -2.48 सही दिखा रहा है, EPS लास्ट क्वार्टर का भी सही दिखा रहा है, एनुअल EPS वही जो हमने देखा वहीं पे दिखा रहा है, अर्निंग ग्रोथ माइनस में। तारिक भाई नेगेटिव EPS का क्या मतलब होता है? नेगेटिव EPS का मतलब है नुकसान हो रहा है, पर शेयर नुकसान हुआ है। सही। बट अर्निंग पर शेयर है ना, तो ये लॉस पर शेयर लिखना चाहिए इनको, यहाँ पे EPS नहीं लिखना चाहिए, लेकिन माइनस शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ है इनको, पर शेयर 87 पैसे का लॉस हुआ है। अच्छा तारिक भाई, ये जो वेबसाइट आपने ओपन की है ना, ये ट्रेडिंग सिग्नल भी बताती है? किधर? ये ट्रेड की सिग्नल बताती है अगले दिन क्या परचेज करना चाहिए आपको। अरे उस तरह के सिग्नल पे तो बस परचेज करने पे वो एक वो वेबसाइट क्या कहते हैं उसमें, व्हाट्सएप में वो भी तो आ रहा होता है एक भाई कमेंट्री वाले, जो अगर 15 मिनट का बता रहे होते हैं कि क्या खरीदना है। इस तरह तो बहुत चीजें हमारे पास, लेकिन हमारी अपनी रिसर्च जो है ना सबसे अच्छी वो होती है जो हम खुद करें, कम से कम हमें। ब्लू और ये ब्लैक लाइन जो SCS रेट पे है, ये ग्राफ क्या मतलब होता है? क्या कह रहे हैं ब्लू और ये ब्लैक लाइन जो मतलब ये बनी लाइन? जी बिल्कुल। ये MLCF को ये इंडेक्स और इंडेक्स के साथ इसका कंपैरिजन है, मसलन इंडेक्स कितना मूव करता है उसके हिसाब से स्टॉक की क्या मूवमेंट है, ये इसलिए लगाया हुआ है। ठीक है, नहीं 19 इंडेक्स ने 19 पॉइंट मूव किया इसकी वजह से, या तो ये रेशो है इसका, नहीं मुझे पता नहीं है सही से, मैं देख लूंगा। लेकिन नहीं सर, ये जो बीटा होता है ना अपना, बीटे की वैल्यू अगर तो 1 से ज्यादा होती है तो हमारा इंडेक्स अगर थोड़ा सा भी मूव करता है तो हमारा स्टॉक ज्यादा मूव करेगा। अगर बीटा 1 से नीचे होगा तो हमारा इंडेक्स ज्यादा मूव करेगा, हमारा स्टॉक कम करेगा। यहाँ से सिनेरियो दिख रहा है कोई? इंडेक्स 25 पॉइंट है और MLCF 22 रुपए का था। इसको डिटेल में देख लेंगे, खैर क्या है ये, अच्छा है, नई चीजें देख लेंगे। अच्छा सेकेंडली जो डेटा है यहाँ से भी दिख रहा है सही है, उस वेबसाइट पे कॉलम वाइज है कि यहाँ पे ग्राफिकल है, ये भी अच्छी साइट, हाँ अच्छा दे रहे हैं लोग डेटा। इसके अलावा तीसरी साइट जो है वो थोड़ी और सिंपल है, dps.psx.com.pk। यहाँ पे जब हम शेयर सर्च करेंगे कंपनी के, तो देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे ना 52 वीक्स की रेंज दिखाएगा, वहाँ पे भी दिखा रहा था वो। इसके अलावा पी रेशो नॉट अवेलेबल आ रहा है, वजह जब अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में होगी ना तो पी रेशो हमेशा नॉट अवेलेबल होगा या नॉट एप्लीकेबल होगा, इसलिए कि
रेशो में कोई भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो रेशो एप्लीकेबल नहीं रहता। सही, इसकी यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर वाइज होंगे और एनुअल वाइज। एनुअल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे इस जगह पे, और क्वार्टरली ये एनुअल रिजल्ट्स हैं। सेल इनकी 2016 में MLCF की इतनी थी 2 करोड़ 34 लाख, यहाँ पर 2 करोड़ 39 लाख, 2 करोड़ 56 लाख और 2 करोड़ 60 लाख। लेकिन सेल बढ़ रही है, लेकिन देख रहे हैं आप प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है पिछले 5 साल में। 2019 का डेटा इन्होंने दिया, 2020 का क्वार्टर का भी यहाँ एंड में आएगा जून में। लेकिन ये कि पिछले 5 सालों में देखें, फर्ज करें किसी कंपनी के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इकोनॉमी को तो हमने देख लिया था। इकोनॉमी का डेटा कहाँ से हमें, मुल्क की इकोनॉमी है उसका डेटा कहाँ से हमें इकट्ठा करना है, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के नाम से अच्छी साइट है, ये भी मैंने इसमें लिंक पे शेयर कर दी है। यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन आपको सालाना के हिसाब से कि जनवरी में कितनी थी, फरवरी में कितनी, मार्च में, अप्रैल में कितनी। इसी तरह बाकी इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट का और इंटरेस्ट रेट का सारा यहाँ से शेयर कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट तो आपको खैर खबरों से पता चलता रहता है। इसमें EPS देखें MLCF का तो पिछले 5 साल में डिक्रीज होता जा रहा है। क्या रीजन है सर इसकी? सेल्स बढ़ रही है, EPS इसका कम हो रहा है। सेल्स बढ़ी है तो आफ्टर टैक्स जो उसका प्रॉफिट है ना वो कम हुआ है, इसकी वजह से EPS नीचे आ गया है, देख रहे हैं। नहीं, इसकी लायबिलिटीज बढ़ी हैं या टैक्सेस बढ़े हैं, क्या हुआ है इसमें? ये बैलेंस शीट से देख के, ये बैलेंस शीट से देख के इसका पता चलेगा कि इसका ये अभी जो वजह है ना इसकी, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हुआ है। पिछले 2 साल में जो डेप्थ ज्यादा है, बिल्कुल जो लोन है वो ज्यादा है, बिल्कुल इस तरह का कुछ है। इसका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ा है, इसी की नहीं सभी पे फर्क पड़ा है इंटरेस्ट रेट की वजह से। लेकिन अभी तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अभी तो कम कर दिया ना इंटरेस्ट अभी तो यार 1 महीना हुआ है ना, रिजल्ट आने में 3-4-5 महीने लगेंगे ना उसको। ये तो 2019 का डेटा है, 2018 का डेटा है। जी जी जी, पिछले 4 साल को हम देख रहे हैं। 2020 का डेटा जून के बाद, जो अभी जून में हमारा ये साल कंप्लीट होगा फिस्कल ईयर, उसके बाद ये लोग शाया करेंगे। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्ट है ना, ये आएगा मेरे ख्याल से 2021 के सेकंड क्वार्टर तक, यानी कि दिसंबर तक। और तो इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। इस वेबसाइट पे ये है कि यहाँ पे पता नहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट SC स्टेट पे थी कि नहीं थी, मैंने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट मौजूद है DPS पे। नहीं उधर नहीं होती, इधर ही होती है सर। हाँ, तो ये वेबसाइट पे यहाँ मौजूद है। इसके अलावा लाइव ग्राफ वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है कि आप ये 1 महीने में इसकी प्राइस कितनी ऊपर नीचे हुई है। वो तो खैर आप scstrade.com पे लाइव जो कैंडल ग्राफ देखते हैं वहाँ से ही पता चल सकता है 6 मंथ में क्या वेरिएशन आया है प्राइस में, या किस महीने में या किस क्वार्टर में प्राइस ऊपर नीचे होती है, किस क्वार्टर में पीक पे आती है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन डेटा अच्छा है इनका भी, DPS का भी। आपने सेल्स देखी, प्रॉफिट देखा, रेशोज देखे, सारी रिपोर्ट्स सारी यहाँ पे हैं। इसी क्वार्टर रिपोर्ट खोल लेते हैं ना। पैग रेशियो क्या होती है?